रोल्स थ्योरम देखो क्या होता है, रोले की प्रमेय। तो कोई फलन सतत अवकलनीय अंतराल ये सब जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट या रोली प्रमेय जिसको कहते हैं, रोली की प्रमेय या कि रोल्स थ्योरम इंग्लिश में लिखते हैं। तो जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है 1/s-2, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मान लो आपके पास अंतराल है 1-4, तो इस अंतराल 1-4 में एक बिंदु s बराबर 2 है कि नहीं है, इस 2 को s के स्थान पे रख दें तो 1/2 तो इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस अंतराल 1-4 में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस बिंदु को s के स्थान पे रख दिया जाए तो इन्फिनिटी हो जाए, कोई है? कोई नहीं है। 1 से 4 के बीच कोई भी बिंदु यहाँ s के स्थान पे रखोगे तो इसका मान इन्फिनिटी किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला फलन इस अंतराल में सतत है और ये वाला फलन इस अंतराल में सतत नहीं है, सतत नहीं है। जैसे मान लो एक एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ मान लो x-2 है, इसका अवकलन करोगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, d/ds s-2 की पावर 1/2, इसका अवकलन करोगे तो 1/2 s-2 की पावर 1/2 -1 और d/ds s-2, ठीक है। तो 1/2 s-2 की पावर -1/2, s का क्या होगा 1 और 2 का 0, तो 1/2 रूट ऑफ x-2, तो ये होगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 रख देंगे इसमें, तो क्या होगा 1/2 ये 2 - 2 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एस के स्थान पे 2 रखने से इसका मान इन्फिनिटी आ गया, अवकलन का मान, ठीक है। तो ये फलन क्या है, एस इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। और 2 कहाँ का बिंदु है, देखो मान लो कोई खुला अंतराल ले लेते हैं 1 से 4, तो 1 से 4 खुला अंतराल है, तो इस अंतराल का बिंदु है s बराबर 2, तो 2 बिंदु ऐसा मिल रहा है कि इस बिंदु पर इसके अवकलन का मान इन्फिनिटी हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला फलन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है। कौन वाला फलन, ये वाला फलन इस अंतराल में, खुले अंतराल 1-4 में अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसके अवकलन का मान इस अंतराल के अंतर्गत आने वाले हर एक बिंदु पर परिमित संख्या में नहीं आएगा, अनंत भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें इसका अवकलन यदि कर दें एफ डैश एक्स का, तो ये आएगा 2x, इसका मान खुले अंतराल 1-4 में निकालें तो 1 से 4 के बीच ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसको s के स्थान पे यहाँ रख दें तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाए, किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला फलन इस अंतराल में अवकलनीय है और ये वाला फलन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इस अंतराल के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं में से एक बिंदु s बराबर 2 ऐसा बिंदु है कि इस बिंदु के संगत फलन के अवकलन का मान इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए ये वाला फलन इस अंतराल में अवकलनीय नहीं है और ये वाला फलन इस अंतराल में अवकलनीय है, ठीक है। तो सतत फलन क्या होता है, कोई फलन सतत कहलाता है, किसी अंतराल में सतत कहलाता है यदि उस अंतराल के अंतर्गत आने वाले हर एक बिंदु पर फलन का मान क्या हो, उस अंतराल के अंतर्गत आने वाले हर एक बिंदु पर फलन का मान परिमित संख्या में हो, ठीक है। इस अंतराल में जितने बिंदु है, कोई भी बिंदु यहाँ s के स्थान पे रख दोगे तो इसका मान परिमित संख्या में आएगा, परिमित संख्या मान इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। तब हम कहेंगे कि ये वाला फलन इस अंतराल में सतत है और ये वाला फलन जैसे यहाँ इसका इन्फिनिटी भी हो सकता है इस अंतराल में किसी बिंदु पर, तो यदि एक भी बिंदु ऐसा है जिस पर इन्फिनिटी हो सकता है तब हम कहेंगे कि इस अंतराल में फलन अवकलनीय सतत नहीं है। तो सतत कब होता है, जब उस अंतराल के अंतर्गत आने वाले हर एक बिंदु पर फलन का मान परिमित संख्या होता है। देखो परिभाषा, कोई फलन सतत फलन कहलाता है। नंबर फर्स्ट, कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में सतत कहलाता है यदि अंतराल ए बी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर
कोई फलन f(x) अंतराल ए बी में सतत कहलाता है यदि अंतराल ए बी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान परिमित संख्या में प्राप्त हो। परिमित संख्या में प्राप्त हो। कोई फलन f(x) अंतराल ए बी में सतत कहलाता है यदि अंतराल ए बी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान परिमित संख्या में प्राप्त हो। जैसे f(x) बराबर x² अंतराल 1-4 में सतत है, क्योंकि इस अंतराल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान परिमित संख्या होगा। f(x) बराबर x² अंतराल 1-4 में सतत है, क्योंकि इस अंतराल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान परिमित संख्या में होगा। फलन का मान परिमित संख्या होगा। ठीक है। किंतु f(x) बराबर 1/x-2 अंतराल 1-4 में सतत नहीं है, क्योंकि इस अंतराल 1-4 में एक बिंदु s बराबर 2 ऐसा है कि f2 बराबर 1/2 तो 1/0 = इन्फिनिटी आ रहा है, अर्थात परिमित संख्या नहीं है। परिमित संख्या नहीं है। परिमित संख्या नहीं है। कोई फलन f(x) अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि इस अंतराल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर फलन के प्रथम अवकलज का मान परिमित संख्या हो। कोई फलन f(x) अंतराल ए बी में
अवकलनीय कहलाता है यदि इस अंतराल के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर फलन के प्रथम अवकलज का मान परिमित संख्या हो। जैसे f(x) बराबर x स्क्वायर, तो f'(x) बराबर 2x, f'(s) बराबर 2x का मान अंतराल 1-4 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर f(x) बराबर x स्क्वायर, तो f'(s) बराबर 2s का मान अंतराल 1-4 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर अंतराल 1-4 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बिंदु पर परिमित संख्या में आएगा, परिमित संख्या में आएगा। इसलिए f(x) बराबर x स्क्वायर अंतराल 1-4 में अवकलनीय है, किंतु f(x) बराबर √(x-2) में f(x) बराबर s-2 की पावर 1/2, तो f'(x) बराबर d/ds s-2 की पावर 1/2, तो 1/2 s-2 की पावर 1/2 - 1 d/dx s-2, तो क्या होगा 1/2 s-2 की पावर 1/2 - 1, s का अवकलन 1 और 2 का 0, तो 1/2 s-2 की पावर -1/2, तो 1/2 √(x-2)। तो f'(x) = 1/2 √(x-2)। तो s के स्थान पे यहाँ पे 2 रख देंगे, तो f' 2 और 1/2 √2-2, तो ये क्या आएगा 1/2 × 0 1/0 इन्फिनिटी, जबकि s बराबर 2 जो है ओपन इंटरवल 1-4 का बिंदु है। अतः दिया गया फलन f(x) = √(s-2) अंतराल 1-4 में अवकलनीय नहीं है,
अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अवकलनीय का मतलब समझ गए ना, कोई अंतराल दिया है, उस अंतराल का कोई भी बिंदु फलन में रखें तो फलन का मान अनंत ना हो तब सतत कहलाएगा, और उसके अवकलन का मान कोई भी रखें अंतराल का तो अनंत ना हो तो अवकलनीय कहलाएगा। क्या बोले, सतत क्या भूल जाता है, तो मतलब बोलने में सब कैसे बन जाएगा। सतत का मतलब क्या समझे आप? नहीं, कभी कभी ऐसा रहेगा कि आप बैठे रहोगे एक लाइन न समझोगे, ऐसा भी रहेगा। नहीं तो अभी कभी कभी होता है कि पढ़ाने वाला थका जा रहा है, आपको मैटर दूसरे चलता रहता है, कोई भी हो, हमारा भी चलता रहता है। जैसे मीटिंग वूटिंग में जाते हैं, पता चला कि वहाँ हमारा घर का चल रहा है, किसी ट्यूशन में क्या जयप्रकाश कैसे बोल दिए, उधर हम सोच रहे हैं चारों तरफ, और हम लेक्चर भी चालू है, पढ़ाने वाला तो मरा जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते, हमारा तो दूसरा मैटर चल रहा है। कभी कभी आरती अब गाते होगे तो आपको मैटर कुछ दूसरा चलता रहेगा, आरती भी खत्म हो जाती होगी, होती रहती है कि नहीं होती। हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा खत्म हो जाएगा, आपको मैटर दूसरे चल रहा है दिमाग में। ये ऐसा होता है, मेरा भी होता, सबके साथ होता, आदमी वैसे कई इस प्रकार का होता है, ये नहीं है कि आपके साथ भर होता, सबके साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए पूछना जरूरी रहता है कि पूछे क्या समझ में आए, तब कहाँ से जाएगा दिमाग, तो आपके कंट्रोल में आएगा कि पता है क्या, जग जाओगे। नहीं तो पढ़ाने वाला पता चला कि 100 बार बताया और कुछ पूछा नहीं, तो आप एक लाइन सुने ही नहीं तो समझोगे क्या? बोल नहीं पाता सर। बोल नहीं पाते, वो सुने नहीं होते, क्या बोल पाओगे? हैं? जैसे यहाँ पे बोल क्या है देना, जो सुन सब जानते हो तो बोल कैसे नहीं पाओगे, इंसान हो, कोई ऐसा बोलने वाली चीज़ है ही नहीं है। f बराबर s स्क्वायर है, तो ये जानते हो कि अंतराल दिया है 1 4, 1 4 के बीच कोई संख्या ना होगी, इन्फिनिटी कहाँ होगा। तो s के स्थान पे कोई संख्या रखो तो संख्या का स्क्वायर तो संख्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा नहीं। लेकिन यदि मान लो 1/s-2 आ गया तो s बराबर 1 4 का मतलब 1 से 4 के बीच में बहुत सारी संख्या है, तो 1 और 4 के बीच 2 भी तो होगा ना, तो 2 रख दो s के स्थान पे, तो 2 - 2 तो 1/0 तो इन्फिनिटी तो आ गया। यदि f(x) बराबर 1/s-2 है तो s बराबर इस अंतराल में ऐसा बिंदु है, जिस बिंदु को s में रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन जब फलन ये है तो इस अंतराल में ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं जिसको s के स्थान पे रखने से इन्फिनिटी हो जाए, तो ये सतत है, ये सतत नहीं है किसी अंतराल में। और किसी बिंदु पर सतत निकालने तरीका बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, उस बिंदु पर फलन का मान निकालो, 3 बराबर आ जाता है तो फलन उस बिंदु पर सतत कहलाता है। लेकिन यहाँ किसी अंतराल में सतत कैसे होगा? अंतराल में सतत कब होगा? जब उस अंतराल में कोई ऐसा बिंदु ना हो जिस बिंदु को फलन में रख दिया जाए तो इन्फिनिटी आ जाए। तो इस अंतराल में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसको s के स्थान पर रखने से इन्फिनिटी हो जाए, इसलिए सतत है। लेकिन इस अंतराल में ऐसा बिंदु है जिसमें इस फलन में s बराबर 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस अंतराल में ऐसा बिंदु मौजूद है जिस बिंदु को फलन में रखने से फलन का मान इन्फिनिटी आ जाता है, अपरिमित संख्या आ जाता है, परिभाषित नहीं रह जाता। इसलिए ये वाला फलन सतत नहीं है इस अंतराल में, और ये वाला फलन इस अंतराल में सतत है। इसी प्रकार फलन के अवकलन का मान जिस अंतराल में परिमित संख्या में आएगा वो अवकलनीय कहलाएगा वो फलन। और फलन के अवकलन का मान जिस अंतराल के अंतर्गत आने वाले किसी बिंदु पर इन्फिनिटी आ जाता है तो इसका मतलब फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो लिखो रोल्स प्रमेय का कथन, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स एंड थ्योरम। रोल्स प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। रोल्स थ्योरम, रोली की प्रमेय, रोली की प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। रोली की प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। कथन क्या है? एक फलन f(x) s का हाँ ऐसा फलन है। कथन, एक फलन f(x) s का ऐसा फलन है कि यह नंबर फर्स्ट बंद अंतराल
बंद अंतराल ए बी में सतत है। दूसरा, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है। बंद अंतराल ए बी में सतत है, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है। तीसरा, एफ ए बराबर एफ बी है। तब खुले अंतराल ए बी में, खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु x बराबर c का अस्तित्व, c का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कि तब खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु x बराबर c का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी बराबर 0। लिख ले, एफ डैश सी बराबर 0। इसका देखो उपपत्ति, क्वेश्चन ही था अभी सर। हाँ ये कथन था इतना बड़ा, थ्योरम आएगी, थ्योरम का ये कथन है, थ्योरम का कथन। लिख लेते ना। तो लिखो, चूंकि फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत है तथा एफ ए बराबर एफ ई है, एफ ए बराबर एफ बी है तथा एफ ए बराबर एफ बी है, अतः निम्न तीन स्थितियों में से एक स्थिति हो सकती है। अतः एफ एक्स निम्न तीन स्थितियों में से एक हो सकता है। अब एफ एक्स निम्न तीन स्थितियों में से एक हो सकता है। नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखो, जब एफ एक्स एक अचर फलन हो, अचर फलन हो, एफ एक्स एक अचर फलन हो, ठीक है, अर्थात एफ एक्स बराबर अचर फलन, तो एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0। अवकलन कर दोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एफ एक्स बराबर 23 है, तो इसका अवकलन कर दोगे तो 23 का अवकलन 0 नहीं होता है, हैं? अब एस के स्थान पे कोई मान रखोगे तो 0 रहेगा, हैं? एस का मान लो 5 रख दोगे तब भी 0, 6 रख दोगे तब भी 0, क्योंकि अचर फलन है और इसका मान 0 है। तो एस के स्थान पे यहाँ पे एस पर डिपेंड करने वाली वैल्यू होती तो यहाँ पे एस का मान 7 रखते तो 0 गुने 7 तब भी 0 हो जाता, पर यहाँ तो 0 है,
तो एस का मान कुछ भी रखो तो 0 रहेगा। तो वही तो कहता है कि जब कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत हो, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, एफ ए बराबर एफ बी हो, ठीक है, तो यहाँ पे खुले अंतराल ए बी में कम से कम ऐसा बिंदु मिलेगा जिसको रखेंगे फलन के अवकलन में तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ तो हर एक बिंदु मिलेगा खुले अंतराल का जिस पर फलन का मान शून्य। जब अचर फलन है तो अचर फलन का अवकलन करोगे तो शून्य ना आएगा। तो कोई अंतराल ले लिया जाए 1 से 5 मान लो, और 1 से 5 में कितने बिंदु हैं? 1.1, 1.2, 1.3। तो ये सब बिंदु को यहाँ पे एस डैश एफ डैश 1.1 है तब भी शून्य, एफ डैश 1.2 तब भी शून्य, क्योंकि अचर फलन इसका अवकलन तो शून्य हो जाता है अचर फलन का ना। तो इस अंतराल का कोई भी बिंदु यहाँ पे रखोगे खुले अंतराल का तो शून्य आएगा। तो कहता है एक बिंदु मिलना चाहिए कम से कम जिस पर फलन के अवकलन का मान शून्य होते हैं। जब कोई फलन अचर फलन है तो उस अंतराल का हर एक बिंदु फलन में रखोगे तो शून्य हो जाएगा। एक बिंदु की क्या जरूरत है? पास होने के लिए एक नंबर पाना जरूरी है, मान लो कह दिया जाए, ठीक है। तो जो 100 नंबर पाता है, पास होना क्या है, हम 100 नंबर लाएंगे, 100 नंबर लाओगे तब भी पास माने जाओगे। कह दिया गया 100 में 1 नंबर पा जाओ तो पास, तो 100 नंबर भी लाओगे तब क्या होगा, पास, पासे न माने जाओगे। तो वही तो कहता है कि खुले अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलना चाहिए जिस पर अवकलन का मान शून्य हो, और जब फलन अचर फलन है तो उसका अवकलन कर दोगे तो शून्य आ जाएगा। तो अंतराल का कोई भी बिंदु अवकलन में रखोगे तो शून्य रहेगा। तो एक बिंदु की क्या जरूरत है, सब बिंदु होंगे खुले अंतराल के, खुले अंतराल के हर एक बिंदु पर अवकलन का मान शून्य होगा। जैसे मान लो एक बार और समझो, एफ एक्स बराबर मान लो एक्स स्क्वायर है, तो इसका अवकलन करोगे तो 2s आएगा। तो s के स्थान पे 1 रखोगे मान लो तो क्या आएगा, 2 गुणे 1 आएगा। तो शून्य तो नहीं हुआ ना, पर 1/2 रख दो तो 1 आएगा, 2/1 रख दिए थे, 2 गुणे 1/2 तो 1 आ गया। पर मान लो अंतराल दिया है क्या, -1 और 1/2, -1 और 1/2, -1 और 1 दिया है मान लो, तो -1 और 1 के बीच में तो -1/2 भी है, लेकिन -1/2 यहाँ रख दोगे तो आएगा क्या, -1 और 1 के बीच तो शून्य भी है कि नहीं है। तो s के स्थान पे शून्य रख दोगे तो 2 गुणे शून्य तो क्या होगा, शून्य। लेकिन 2 शून्य के अलावा कोई दूसरा मान रख तो शून्य होगा क्या, है? नहीं होगा। तब इस अंतराल में एक ही बिंदु ऐसा ना है जिस पर फलन के अवकलन का मान शून्य आएगा, ठीक है। तो वही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे खुले अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा होना चाहिए, उसका नाम रखे हैं सी। जैसे यहाँ पे x बराबर 0 है, तो यहाँ पे x बराबर c ऐसा होना चाहिए कि c को फलन के अवकलन में रख दोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यदि फलन अचर फलन दिया है, एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, अचर फलन दिया है, तो अचर फलन दिया है तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर मान लो 27 दिया है, मान लो 17 दिया है, तो अवकलन कर दोगे एफ डैश एक्स बराबर तो 0 आ जाएगा। अब इस अंतराल का अंतराल मान लो क्या दिया है, -1 दिया है, तब -1 रखो तो क्या आएगा, तब भी 0 रहेगा। 0 रखोगे तब भी 0 रहेगा, 1 रखोगे तब भी 0 रहेगा। तो जब अचर फलन है तो इस अंतराल का हर एक बिंदु को रखने से 0 आएगा। एक बिंदु की क्या जरूरत है, पर जरूरत क्या है, कम से कम यदि कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में सतत है, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो खुले अंतराल में कम से कम एक बिंदु मिलना चाहिए जिस पर अवकलन का मान 0 हो। लेकिन जब फलन अवकलन रहेगा तो उस अंतराल का हर एक बिंदु के संगत फलन के अवकलन का मान 0 आएगा। एक बिंदु क्या है, एक बिंदु तो कम से कम की जरूरत है, लेकिन सब बिंदुओं पर फलन के अवकलन का मान 0 रहेगा जब अचर फलन रहेगा तो। अब फिर दूसरा क्या है, 3 कंडीशन पर व्याख्या करेंगे ना। तो जब एफ एक्स अचर फलन हो तो एफ एक्स बराबर अचर फलन तो एफ डैश एक्स बराबर 0, तो इसका मतलब क्या लिख दोगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ओपन इंटरवल ए बी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, केस सेकंड, क्या लगाओगे, केस सेकंड। केस सेकंड, हाँ, केस सेकंड में ये है, इस प्रकार का चित्र बनेगा। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, पाई डैश है, एस डैश है, ये मूल बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है।
यहाँ पे एक बिंदु x बराबर c भी मिलेगा। तो यहाँ देखो a पर फलन का मान ये है और ये वाला मान, ये वाला डिस्टेंस लगभग समान दिख रही है। देखो a और ये b, पर a से c में फलन क्या है, वर्धमान है। यहाँ फलन का मान कम है, आगे बढ़ता जा रहा है। देखो 80 पर फलन का मान सबसे ज़्यादा है, 80 से b तक में फलन का मान फिर से घटने लगा। फलन का मान देखो, जैसे यहाँ पे s बराबर a रखे तो फलन का मान इतना आया, आगे जब a के आगे जाएंगे, सुन लो यहाँ पे s बराबर a पर फलन का मान इतना बड़ा है, पर इसके आगे जाओगे तो फलन का मान बढ़ के इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ यहाँ पहुँच गया। तो s बराबर c पर फलन का मान सबसे ज़्यादा है, 80 के आगे चलोगे तो फलन का मान कम होना फिर से शुरू हो गया। अब b पर फलन का मान क्या हो गया, a पर फलन के मान के बराबर हो गया। ठीक है, तो a से c में फलन क्या है, वर्धमान है, 80 से b में क्या फलन, ह्रासमान है, लेकिन s बराबर c पर फलन का मान सर्वाधिक है, यहाँ है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक है, तब ये c से पहले होगा c माइनस एच के, नहीं है c माइनस एच c से पहले न होगा, और यहाँ c के बाद होगा c प्लस एच। ठीक है ना, तो c माइनस एच पर फलन का मान तो कम ही होगा c पर, क्योंकि c पर सबसे ज़्यादा है ना। तो c माइनस एच तो c के पहले बिंदु होगा और c प्लस एच c के बाद में बिंदु होगा। तो c पर जब सबसे ज़्यादा है तो c के पहले भी फलन का मान कम होगा और c के बाद में भी फलन का मान कम होगा कि नहीं। c पर सबसे ज़्यादा है तो c से पहले भी फलन का मान कम होगा, c से बाद में भी फलन का मान कम होगा। ठीक है, तो c से पहले क्या है, एफ सी माइनस एच है, 80 के बाद में क्या है, एफ सी प्लस एच है। तो ये मान क्या होगा, c पर फलन के मान से, c पर फलन के मान से ये मान क्या होगा, कम होगा ना। तो कम मान में अधिक मान को घटाओगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक के धनात्मक, ऋणात्मक। ये कम मान है और यहाँ पे c, तो ऋणात्मक यानी 0 से छोटा, ये भी क्या आएगा, 0 से छोटा। अब इसमें देखो, यदि हम माइनस एच का भाग दे देंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसमें एच का भाग दे दिया जाए तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसमें एच का भाग देते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कल परिभाषा बताए थे सवालों के माध्यम से कि सी बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान सी माइनस एच, यहाँ लिमिट एच टेंड टू 0, और यहाँ सी प्लस माइनस एफ सी अपान एच, लिमिट एच टेंड टू 0। तो यार क्या हुआ, ये हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस से डिवाइड करो तो लेस देन आर इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल, लिमिट लगा देंगे एच टेंड टू 0। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लेस देन आर इक्वल 0, राइट हैंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब किंतु क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि फलन खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है। तो अवकलनीय है जिसका मतलब खुले अंतराल के हर एक बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, समान होगा। अवकलनीय का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान होता है। ठीक है, क्वेश्चनों को जानते, जो पढ़ाया जाए तो हर एक क्वेश्चन को 3 बार देखो, 5 बार देखो, 1 बार लिखो, 5 बार देखो, 1 बार लिखो, 5 बार देखो, 1 बार लिखो। 24 घंटे घर में रहते हो तो 24 घंटे में ये 16 घंटे यही काम है। ठीक है, ऐसा करके हर एक क्वेश्चन को आओगे तो यहाँ लगेगा कि पढ़ के आए हो, नहीं तो हमको ऐसा लगता है कि 5वीं वाले 10वीं वालों को पढ़ा रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ, पढ़ के जब नहीं आते तो लगता है फालतू में बता रहे हैं, ये सब समझ नहीं रहे हो आप, रिलेट नहीं कर पाते। हमको समझ में भी आ जाता है कि रिलेट नहीं कर पा रहे हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपके लिए नई बात लगती है, जबकि इस पर कितने क्वेश्चन बता चुके हैं, क्योंकि उसके आगे कुछ किए ही नहीं, टेस्ट देने भी नहीं आए थे। घर वाले हर समय थोड़ी ताके बैठे रहेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये बताए थे कि जैसे लिमिट किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ए पर या 2 पर, तो क्या निकालते थे, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपान 2 माइनस एच माइनस 2 करते थे, 2 काट दो तो माइनस एच हो जाएगा। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ है 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपान 2 प्लस एच माइनस 2, तो 2 काट तो प्लस एच रहेगा राइट हैंड डेरिवेटिव में, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच रहता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो हम ये 2 ना लेकर के सी लिए हैं, और ये ए बी के अंदर है ना सी है, तो खुले अंतराल का बिंदु है, खुले अंतराल का बिंदु है सी। तो सी बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है,
यहाँ पे क्या है, एस से डिवाइड, माइनस एस से डिवाइड करेंगे, तो जब एस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये ऋणात्मक संख्या पहले से है लेकिन माइनस एस से डिवाइड कर देंगे तो धनात्मक बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, इसमें एस से डिवाइड करेंगे तब राइट हैंड डेरिवेटिव बचेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव में एच का भाग होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच का भाग होता है, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग दे दोगे तो धनात्मक आ जाता है। जैसे मान लो -3 है और -3 में -2 का भाग देते, माइनस माइनस कट नहीं गया। तो पहले क्या था, -3 छोटा था 0 से, लेकिन हम -3 का भाग -2 का भाग दे दिए तो क्या हो गया, भाग देने के बाद 3/2 आ गया, तो 0 से बड़ा हो गया, ये 0 से बड़ा हो गया। तो ये वाली संख्या ऋणात्मक थी। क्यों ऋणात्मक थी, क्योंकि ए से सी में फलन क्या है, वर्धमान है, और सी से बी में क्या है, फलन ह्रासमान है। तो यहाँ पे सी से पहले जो बिंदु होगा फलन का मान उसमें कम होगा और सी पर फलन का मान सर्वाधिक होगा। तो सी माइनस एच बिंदु पर फलन का मान जो निकालेंगे वे कम होगा, सी पर फलन का मान अधिक होगा। तो कम मान में से अधिक मान को घटाओगे तो ऋण में मान आएगा, और ऋण में मान 0 से छोटी संख्या का संकेत है। तो 0 से छोटी था लेकिन माइनस एच से डिवाइड जब कर दिया तो 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। ये भी क्या था, ये सी प्लस एच पर फलन का मान कम होगा, सी पर फलन का मान सर्वाधिक है ना। तो यहाँ पे बड़े मान से छोटे मान को घटाओगे तो क्या आएगा, छोटे मान से बड़े मान को घटाओगे तो माइनस में आएगा। अब एच का भाग दे दोगे तो एच धनात्मक संख्या यहाँ है ना, तब ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग भी दोगे तभी ऋणात्मक बना रहेगा। तो यहाँ लेस देन आर इक्वल 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ ऋणात्मक संख्या का भाग दे रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए, और यहाँ एच का भाग दे रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए। तो निगेटिव का भाग देंगे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा, एच का भाग देंगे तो लेस देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लेस देन आर इक्वल 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये दोनों क्वेश्चन दिया गया है, फलन में दिया गया है कोई फलन एफ एक्स है, बंद अंतराल ए बी में सतत हो, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो। तो फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, इसका मतलब क्या है, इस अंतराल के अंतर्गत आने वाले हर एक बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान होगा। तो यहाँ पे सी खुले अंतराल का ही बिंदु है, खुले अंतराल का बिंदु है, ए बी के अंदर का बिंदु सी ना है, तो खुले अंतराल का बिंदु है। तो खुले अंतराल में फलन अवकलनीय है, तो जब अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हर एक बिंदु पर समान होगा। तो सी पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान होगा। तो ये समान तभी होगा जब इसका मान 0 वाला ले लें और इसका मान 0 वाला ले लें, क्योंकि यहाँ पे 0 कॉमन बिंदु है ना, 0 तो इसमें भी शामिल है, 0 इसमें भी शामिल है। तो हम यदि 0 वाला बिंदु लेंगे तभी दोनों मान बराबर होंगे। यदि हम लेस देन ले लेंगे तो ऋणात्मक मान रहेगा, और ग्रेटर देन ले लेंगे तो धनात्मक मान रहेगा। तो ऋणात्मक मान धनात्मक मान के बराबर कभी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान 0 लेंगे तभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों समान हो पाएगा, तभी हमें फलन एफ एक्स खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय रह पाएगा, ठीक है। तो खुले अंतराल ए बी में यदि फलन अवकलनीय है तो सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव समान होना चाहिए, तभी संभव है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 लिया जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 लिया जाए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब 0 हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव जब 0 हो गया, इसका मतलब फलन अवकलनीय है। एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ गया, अर्थात खुले अंतराल में ऐसा बिंदु मिल रहा है जिस बिंदु पर फलन के अवकलन का मान 0 है। यदि कोई फलन बंद अंतराल ए बी में सतत है, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, तब खुले अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलता है जिस बिंदु पर फलन के अवकलन का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एफ डैश एस बराबर क्या हो जाएगा, 0। बहुत तर्क है ये, कौन लड़का समझ बताए ना, उस जितना पीछे पढ़ा है सब याद है अच्छे से, ये सब समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा भूल गई तो ये इतना आगे और तर्क जुड़ा हुआ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भूल गया, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटाओ, ऋणात्मक आया कि नहीं आया, माइनस एच का भाग क्यों देते हैं, एच का भाग क्यों देते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जानते हो माइनस एच रहता है, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। अवकलनीय होने के लिए हर एक बिंदु पर फलन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, यानी कोई फलन किसी अंतराल में अवकलनीय है तो उस अंतराल के हर एक बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समान होगा। तो यहाँ पे अंतराल खुले अंतराल ए बी में जब अवकलनीय है तो खुले अंतराल में ही तो बिंदु x बराबर सी है, तो सी बिंदु पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव समान होगा, ठीक है। तो जब समान होगा तो 0 लेंगे तभी समान होगा, लेस देन वाला लेंगे और ग्रेटर देन वाला ले लेंगे तो ऋणात्मक मान धनात्मक मान के बराबर कहाँ होता है, ऋणात्मक मान धनात्मक मान के बराबर होगा। लेकिन इन दोनों में कौन कॉमन मान है जो दोनों में है, 0। इसमें लिखा है कि इसका हल 0 या 0 से छोटा है, इसमें लिखा हल 0 या 0 से बड़ा है, तो दोनों में कौन शामिल है,
जीरो। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों जीरो रहेगा किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर अवकलन का मान भी शून्य रहेगा। अवकलन का मान भी क्या रहेगा, शून्य। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स है एफ डैश एस बराबर क्या आ गया 2s ना। अब एस के स्थान पे हम एक रख देते हैं, एक रख दिए तो 2 गुणे 1 आया कि नहीं आया, तो एफ डैश 1 का मान आ गया 2। इसका मतलब एक बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी 2 आएगा, और एक पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी 2 आएगा। ठीक है, तो वही फलन के अवकलन का मान हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो मान आता है वही फलन के अवकलन का मान है उस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या है, 0 है। इसका मतलब फलन के अवकलन का मान भी 0 होगा एस इक्वल टू सी पर। फलन के अवकलन का मान भी एस इक्वल टू सी पर क्या होगा, 0 होगा। क्या लिख दिए इसको, अच्छा रहा। अब लिखो आगे केस सेकंड, ये जो बोल गए उसको हम लिखवाते हैं। ये वाला भी लिखना है सर? अभी नहीं लिखना, आप तो लिखते हैं ढंग से, वो तो समझा रहे थे अभी। इतना तेज बोले कि ऐसा लगता है कि सांसें रुक जाएगी। वैसे भी 5-6 घंटा बोल चुके थे, अब 7वें घंटे में आपको पढ़ा रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल में करने का क्या है, जितना पढ़ाए रहे हैं उसको आप 3 बार लिख के दिखाओ, हर एक क्वेश्चन को 3-3 बार, किस टाइम में लिखे हो। ठीक है, कि 3 बार पढ़े हो तो किस टाइम, 3 घंटा हर एक क्वेश्चन के पीछे लगना चाहिए। 5-15 बार देखे, 3 बार लिखे। ठीक है, ये नहीं है कि मैथ को रटना बताते हैं। वो 10वीं तक पढ़े वाले मैथ कहेंगे मैथ में रटना समझा रहे हैं सर जी, और रटना समझाए नहीं है कि स्टेप आपको भूल जाएंगे भाई। ठीक है, वे लोग बहुत नहीं कमज़ोर होते हैं, कुछ नहीं जानते मैथ के बारे में, जो 10वीं तक मैथ पढ़े वो जानते हैं कि वर्ग समीकरण का सूत्र होता है, तो वर्ग सूत्र जान लो, समझा दी तो मैथ बनने लगेगी। वे क्या जाने कि हाँ बहुत सारी चीज़ याद करने वाली चीज़ होती है, जब दिमाग में तुम्हारे घुसा ही नहीं है और तुम ये दिमाग में धारणा बना के बैठो कि मैथ रटी नहीं जाती, उसको समझी जाती है, पर 4-6 बार लगाओगे तब ना बनेगी वो चीज़। दिमाग में कुछ है तो क्या समझ के करोगे तुम, समझ के कुछ जाएगा ही नहीं दिमाग में। ठीक है, पर यही दिक्कत होती है घर वाले। अब हम बोल देंगे कि 15 बार देखो 3 बार लिखो, तो कहीं घर वाले समझाते नहीं, हम रटवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एमएससी में PhD थोड़ी किए हम ऐसे, तो जानेंगे मैथ की वैल्यू हैं। वो सोचते हैं 10वीं तक की जैसी मैथ होती है वैसे होती है, तो सब का नहीं पढ़ लेते फिर। थ्योरी है, उसको समझना है, दिमाग में बैठी नहीं है कोई चीज़, तो उसको बोलोगे कैसे, लिखोगे कैसे। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं वैसे जब बोल लोगे तब बनेगा आपसे लिखते। जैसे यहाँ बोर्ड के सामने खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी बोल लोगे तभी परीक्षा में बनेगी। नंबर चाहे भले पा जाओ, कुछ भी लिख के आओ, पर जहाँ सही की बात है बनेगी तभी वो चीज़, जब आप उसको अच्छे से समझा सकते हो किसी को, तभी उसी को लिख भी पाओगे सही। और आजकल ऐसा चलता है नहीं, पहले सेमिनार हुआ करता था, टीचर बैठे हैं पढ़ाने वाले, अब चलो बोर्ड में समझाओ। ठीक है, तो वहाँ से पता चल जाता था, ऐसी तैयारी करके लड़के आते थे पढ़ने के हिसाब से। और सब चीज़ें नहीं रहती, जैसे अब कोई चीज़ है क्वेश्चन वाले हैं सॉल्व करने वाले, तो उसमें थोड़ी ऐसा टाइम लगेगा, पर प्रैक्टिस सब में करना पड़ेगा। केस सेकंड, जब एफ एक्स अंतराल AC में वर्धमान हो तथा CB में ह्रासमान हो और x बराबर C पर फलन का मान सर्वाधिक हो। x बराबर C पर फलन का मान सर्वाधिक हो, तब FC माइनस H माइनस FC इज लेस देन 0।
तथा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो। अब इसमें माइनस एच का भाग देने की जरूरत है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाने के लिए, और इसमें प्लस एच का भाग देने की जरूरत है राइट हैंड डेरिवेटिव बनाने के लिए। तो करते हैं आगे, इम्प्लाइज एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, और यहाँ पे एफ या हटा दो, सी माइनस एच माइनस सी, इसका मतलब माइनस एच का भाग दे दिए तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्योंकि भाग किसका दिया गया, ऋणात्मक संख्या में, ऋणात्मक संख्या का धनात्मक बन जाएगा, तो धनात्मक यानी जीरो से बड़ा। तथा बहुत छोटी धनात्मक राशि है, और यहाँ पे लिमिट भी लगा दो, यस टेंड टू जीरो, और यहाँ भी लिमिट यस टेंड टू जीरो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान सी प्लस एच माइनस सी, ये लेस देन आर इक्वल जीरो ही बना रहेगा। अब ये किसकी परिभाषा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, और ये किसकी परिभाषा है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, तो इसको लिखते हैं यल एफ डैश सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, आर एफ डैश सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो चूंकि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी पर अवकलनीय है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एवं राइट हैंड डेरिवेटिव का मान समान होना चाहिए। यह तभी संभव है जब इसमें जीरो वाला मान लिया जाए। देखो जीरो वाला मान तो दोनों में है, यहाँ लिखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान जीरो या जीरो से बड़ा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान जीरो या जीरो से छोटा है, तो जीरो तो दोनों में न शामिल है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म पता है कि फलन अवकलनीय है। अब अवकलनीय किस में है, खुले अंतराल ए बी में, एफ एक्स एस बराबर सी पर अवकलनीय है खुले अंतराल के बिंदु एफ एक्स एस बराबर सी, यहाँ थोड़ा सा ही लिख लो, सी बिलोंग इन खुला अंतराल ए बी, सी बिलोंग इन खुला अंतराल ए बी पर अवकलनीय है। एस बराबर सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान समान होना चाहिए। यह तभी संभव है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यल एफ डैश सी बराबर शून्य और एफ डैश सी बराबर शून्य ले लें। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों शून्य हो गए, तब फलन के अवकलन का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इम्प्लाइज एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो दिखा दिए वहाँ भी एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ सी क्या था, खुले अंतराल का बिंदु है ना, सी बिलोंग इन खुला अंतराल ए बी। तो वही तो बोले थे कि जब कोई फलन बंद अंतराल ए बी में सतत हो, खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, तो बंद खुले अंतराल में एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिस पर फलन के अवकलन का मान शून्य होगा। तो फलन के अवकलन का मान शून्य मिल तो रहा है, फलन के अवकलन का मान शून्य है। अब एक स्थिति ये होगी कि इस प्रकार का चित्र बने ऐसे, तो पहले ए से सी में फलन क्या हो, ह्रासमान हो, और सी पर सबसे कम हो, फिर सी से बी में वर्धमान हो जाए। अभी क्या था, ए से सी में वर्धमान था और सी से बी में ह्रासमान था, सी पर फलन का मान सबसे अधिक था। और जब चित्र ऐसे बना दोगे तो यहाँ फलन क्या होगा, सी पर सबसे कम हो जाएगा, ए से सी में ह्रासमान रहेगा, सी से बी में वर्धमान हो जाएगा।
केस थर्ड, अब ये इसका चित्र बना लिए क्या कि नहीं बनाया अभी? बन गया। कहाँ बनाए हो? हाँ हाँ ठीक है। अब इसका बनाते हैं, केस थर्ड वाला चित्र बनाते हैं। इसका चित्र बनेगा ऐसे, सी पर फलन का मान सबसे कम यहाँ है, एस बराबर सी। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए पर और बी पर फलन का मान बराबर है,